हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सरफेसी एक्ट 2002 का सेक्शन 13। क्योंकि सेक्शन 13 जो है काफ़ी बड़ा है, तो हम लोग इसको पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3A और सबसेक्शन 3 हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और बाकी जो भी आगे का सेक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी इस सेक्शन के सबसेक्शन 1, 2, 3A और 3 से रिलेटेड नोट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका एक लिंक बना दिया है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम पर्पजेस। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और एक पीपीटी भी है छोटी सी, वो भी आप देख लीजिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और शुरू करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को बोलेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो सेक्शन 13 होता है वो रिलेटेड है इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट से। तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सबसे पहली बात, होता क्या है? तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट होता है जैसे किसी बैंक ने या किसी ने भी किसी को लोन दिया, एनबीएफसी ने या किसी बैंक ने किसी बोरोवर को लोन दिया। तो लोन के अगेंस्ट कुछ लेट्स से मॉर्टगेज था, या कोई प्रॉपर्टी थी जो उसको अपने नाम पे उसने मॉर्टगेज कर लिया। मॉर्टगेज मतलब गिरवी रख लिया। तो उस प्रॉपर्टी के अंदर जो बैंक का है वो एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। मतलब जैसे आप किसी चीज को गिरवी रखते हो, तो जिसने पैसा दिया है, जिसने आपको पैसा दिया है, वो उसका उसका कुछ इंटरेस्ट हो जाता है प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि सिक्योर्ड इंटरेस्ट होता है, जिसको हम एज ए सिक्योरिटी भी बोलते हैं ना, जैसे कि एक ये सिक्योर्ड लोन है, या इसके अगेंस्ट हमने ये गिरवी रखा है। तो वही चीज सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करती है, कि जैसी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और इन केस अगर बोरोवर जो है वो डिफॉल्ट करता है पैसा वापस देने में, और अगर डिफॉल्ट के बाद वो जो अकाउंट है बैंक का, उसको वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देता है, तो सेक्शन 13 के अंदर तो जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसके पास राइट होता है उस सिक्योर्ड एसेट को बेचने का या उसकी पोजीशन लेने का। जो भी सेक्शन 13(4) के अंदर जो भी मेजर्स हैं वो ले सकता है, और इसी से ही है जो कि आप क्या कहते हैं, जो उसका लोन है वो अपना रियलाइज कर पाएगा। तो देखिए, सेक्शन 13 की बात करते हैं। सेक्शन 13 में क्या होता है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। Notwithstanding anything contained in section 69 or 69A of the Transfer of Property Act 1882, any security interest created in favor of any secured creditor. सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन हो सकता है? बैंक्स हो सकते हैं, एनबीएफसीज हो सकती हैं, या कोऑपरेटिव बैंक्स हो सकते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स पे भी मैं आऊँगा। कोऑपरेटिव बैंक्स भी जो हैं, इसको उनके ऊपर भी सरफेसी अप्लाई होता है। इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का केस भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो पढ़ते हैं। एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड इन फेवर ऑफ एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर मे बी नॉट शेल, मे लिखा है, ध्यान रखिएगा। एनफोर्स मतलब बेचा जा सकता है, या उस इंटरेस्ट के जो भी आपकी प्रॉपर्टी उसको बेच के, या जो भी मेजर 13(4) में लिए हुए हैं वो ले सकते हैं, विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सरफेसी वाज दैट ओनली, कि बिना कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल के इंटरफेरेंस के प्रॉपर्टी को एनफोर्स, जो सिक्योर्ड एसेट है उसको एनफोर्स किया जा सके, ताकि जिसने लोन दिया है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, वो अपने प्रोसीड्स को, लोन को वापस ले सके उसको बेच के। बाय सच क्रेडिटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसको सिक्योरिटी का एनफोर्समेंट कर सकता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें लिखा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 69 और 69 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो सेक्शन 69 और 69A जो है वो भी मॉर्टगेज प्रॉपर्टी से डील करते हैं। तो इसको बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, कि दैट ये जो है एक नॉन अब्सटेंट क्लॉज है, तो दैट विच गिव्स ओवरराइडिंग पावर अंडर दिस एक्ट टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो हम सेकंड क्लॉज पे आते हैं, 13 सबसेक्शन 2। इसे ध्यान से पढ़िएगा। Where any borrower who is under a liability to a secured creditor under a security agreement makes any default in repayment of secured debt or any installment thereof। तो देखिए, अगर कोई भी बोरोवर है जो कि लाइबिलिटी में है, जिसकी एक लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द सिक्योर्ड क्रेडिटर अंडर अ सिक्योरिटी अग्रीमेंट जिसमें किया होगा, जिसमें सिक्योरिटी क्रिएट हुई होगी, इंटरेस्ट क्रिएट हुआ होगा, अगर वो डिफॉल्ट करता है उस लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने में, उसको रीपेमेंट करने में, या उसकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता है,
तो जैसे ही, एंड ध्यान रखिएगा, एंड ये एंड है और नहीं है, ये एंड है। एंड मतलब दोनों कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए, डिफॉल्ट भी होना चाहिए और ये जो दूसरी कंडीशन है वो भी कंप्लाई होनी चाहिए। वो क्या है कि हिज अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच डेट इज क्लासिफाइड बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट को उसने क्लासिफाई कर दिया है उस डेट को जो कि सिक्योर्ड डेटर ने बोरोवर ने लिया था। तो अगर जैसे ही बैंक डिफॉल्ट के बाद उसको एनपीए, सिक्योर बैंक या सिक्योर्ड क्रेडिटर जैसे ही डिफॉल्ट के बाद अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर देता है, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास एक राइट दिया गया है कि वो जो है बोरोवर को एक नोटिस इशू कर सकता है राइटिंग के अंदर, राइटिंग करके लिखा हुआ एक नोटिस होना चाहिए। उस नोटिस में उसको ये बोलेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर कि भाई जो भी आपकी लायबिलिटी है उसे आप फुल्ली डिस्चार्ज करिए। फुल्ली मतलब पूरा पैसा मेरा वापस करिए 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस। जैसे ही नोटिस की जो डेट होगी उसको 60 डेज के अंदर आपको पूरा पैसा क्रेडिटर को डिस्चार्ज करना है। अगर वो पैसा नहीं देता है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास पूरा पूरा राइट है, देखिएगा, शेल बी एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज एनी राइट अंडर सबसेक्शन 4, 13(4) के अंदर जो भी राइट दिए गए हैं उनको वो अपने एक्सरसाइज कर सकता है। तो ये चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। 13(2) के जो मेन एलिमेंट है वो दो, एक तो पहली बात दो चीजें कंप्लाई होनी चाहिए, डिफॉल्ट होना चाहिए, दूसरी एनपी डिक्लेयर होना चाहिए, और तीसरी क्या है कि आपको जो सिक्योर क्रेडिटर है वो नोटिस भेजता है, और नोटिस जो है राइटिंग में होना चाहिए टू डिस्चार्ज फुल लायबिलिटी। ठीक है। और अगर उसमें ये लिखा होगा कि अगर आप 60 डेज का जो है टाइम दिया होगा, अगर आप 60 डेज के अंदर पैसा नहीं देते हैं, फुल्ली डिस्चार्ज नहीं करते हैं लायबिलिटी, तो सिक्योर क्रेडिटर के पास एक राइट होता है 13(4) के अंदर, वो कुछ भी उसको एक्सरसाइज कर सकता है। तो अभी हम जो है खाली बैंक के पर्पज से ही डिस्कस करते हैं, सिक्योर क्रेडिटर के पर्पज से हम डिबेंचर की तरफ नहीं जाएंगे, तो प्रोविजो अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं सेक्शन 13(3)(a). ये जो है सेक्शन इंसर्ट हुआ था 2004 में, पहले सेक्शन नहीं था ओरिजिनली। एक मार्डिया केमिकल्स करके एक केस हुआ था जिसके अंदर की इस पूरे एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, और उसमें यही बोला गया था कि जो ये एक्ट है ये बहुत ही आर्बिट्रेरी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये सिक्योर क्रेडिटर्स को राइट दे रहा है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट या किसी ट्रिब्यूनल के, आप उसकी सिक्योरिटी को एनफोर्स कर रहे हैं। तो कोर्ट ने उसमें यही बोला था कि एक प्रोविजन है 17 वाला, हम बाद में पढ़ेंगे वो, कोर्ट ने यही बोला था कि ये जो एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हाँ, कहीं कहीं जरूरत है कि बोरोवर को एक रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, कि अगर जैसे कोई नोटिस आता है 13(2) के अंदर, तो एक रिप्रेजेंटेशन का राइट होना चाहिए बोरोवर के पास कि भाई वो क्यों 13(4) के अंदर जो क्रेडिटर हैं वो मेजर्स अडॉप्ट ना करें। तो उसके बाद जो है 13(3)(a) जो है इंसर्ट किया गया था, और 13(3) भी एक बार बात कर लेते हैं। 13(3) के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो नोटिस है वो बस ये बोलता है कि नोटिस जो हम सबसेक्शन 2 में दे रहे हैं उसके अंदर डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए, टू डिटेल्स ऑफ द अमाउंट पेबल बाय द बोरोवर एंड द सिक्योर्ड एसेट। इवन ये इतना ज़्यादा डिटेल्ड नोटिस होता है कि इसके अंदर हम सिक्योरिटी की एक चीज़ कवर करते हैं कि क्या डायरेक्शंस हैं, क्या साइज है, क्या एरिया है, मतलब पूरा एक स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो स्पेसिफिकेशन अगर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ चैलेंज हो सकती है। तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनको बहुत ही ध्यान से नोटिस बनाना होता है, गिविंग all the relevant details of the loan that is not paid by the borrower, the default that has been made by the borrower, and second, the specifications of the assets of the secured asset। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब नोटिस 13(2) के अंदर इशू हो जाता है विद ऑल दी स्पेसिफिकेशन एंड ऑल दी अमाउंट पेबल अंडर सेक्शन 13(3), उसके बाद जो है 13(3) जो है वो पिक्चर में आता है। 13(3)(a) मैंने जैसे आपको बताया मार्डिया केमिकल्स वाले केस के बाद इंसर्ट किया गया था, और इसके अंदर बस एक ही चीज है, बोरोवर को एक चीज राइट दिया गया है कि वो ये है कि वो एक रिप्रेजेंट आफ्टर 13(2) जब नोटिस इश्यू हो जाता है, उसको रिसीट हो जाता है, तो बोरोवर के पास राइट है कि एक रिप्रेजेंटेशन देने का या ऑब्जेक्शन देने का, कि उस नोटिस के अगेंस्ट जो है जब जो उसको रिसीव हुआ है वो एक ऑब्जेक्शन या रिप्रेजेंटेशन रेज कर सकता है, और सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन कास्ट करी गई है, अगर आप शैल पढ़ेंगे, शैल है यहाँ पे, कि उस रिप्रेजेंटेशन को वो कंसिडर करेगा ही करेगा। और कंसीडर करने के बाद ये नहीं है कि वो रिप्रेजेंटेशन को मान ही जाएगा, हो सकता है उसको एक्सेप्टेबल हो या ना हो। तो अगर नॉन एक्सेप्टेबल है, अगर वो ऑब्जेक्शन जो
बोरोवर ने रेस किया है, अगर वो नॉन एक्सेप्टेबल है तो क्या होगा कि वो अपने रीजंस के साथ उसको रिजेक्ट करते हुए, जो सिक्योर क्रेडिटर है रीजन के साथ उसको कम्युनिकेट करेगा विद इन 15 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन और ऑब्जेक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी रिप्रेजेंटेशन आएगी उसको कंसिडर करना है और अपने कंक्लूजन पे आना है सिक्योर क्रेडिटर को, और अगर एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसके रीजंस कम्युनिकेट करने हैं 15 डेज के अंदर अंदर। एक चीज और है जो कि प्रोविजो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कोर्ट वगैरह कोई भी इंटरवेंशन नहीं कर सकता है, यहाँ बताया था कोई भी कोर्ट अगर इंटरवेंशन नहीं कर सकता है, तो इसी रिगार्डिंग बहुत ही क्लियरली प्रोविजो में लिखा हुआ है कि इस स्टेज तक जहाँ पे रिप्रेजेंटेशन को रिजेक्ट करा जा रहा है या कोई इस स्टेज पे कोई सिक्योर क्रेडिटर कोई अपना एक्शन ले रहा है, नॉट कवर्ड इन 13(4) ऑब्वियसली, तो यहाँ तक जो है कोई भी राइट नहीं है बोरोवर के पास कि वो एप्लीकेशन प्रेफर करे किसी डीआरटी के अंदर, किसी ट्रिब्यूनल के अंदर अंडर सेक्शन 17 या किसी कोर्ट के अंदर 17A के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस स्टेज तक कोई भी राइट अक्रू नहीं होता है, कोई भी राइट बोरोवर का नहीं मिलता है टू अप्रोच द ट्रिब्यूनल और अ कोर्ट। तो ये ध्यान रखिएगा। 13(4) जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3A और सबसेक्शन 3 जो है सेक्शन 13 के समझ में आए होंगे। कोई भी अगर आपके डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और जो मैंने इसके साथ इनकी समरी वाले जो नोट्स लगाए हैं और जो PDF लगाई है, जो PPT लगाई है, वो प्लीज़ आप देखिएगा। आपको एंड टाइम में जैसे आप स्टडी करते हैं अपने एग्जाम्स पर्पसेस के लिए, तो आपको बहुत उसमें आसानी हो जाएगी अगर आप इनको रेफर करते हैं। और प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लगा है और कैसा आपको नोट्स लगे हैं। अगर आपको कुछ लगता है कुछ और ऐड किया जा सकता है तो जस्ट लेट मी नो, तो मैं एक और इसमें वीडियो बना के या जैसे भी करके आपको एक और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों को भी बोले सब्सक्राइब करें। हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।